गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 13 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर पे। पहला करंट अफेयर है कि 6th इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज विन बैक स्टार्ट ऑफ इन हनोई। अच्छा, अब हमें मतलब पता होना चाहिए कि इंडिया और वियतनाम की एक एक्सरसाइज होती है जिसका भी 6th एडिशन होने वाला है हनोई में। हनोई कहाँ पे है? वियतनाम में ही है। तो इंडिया और वियतनाम की आर्मी के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज विनबैक्स, और इसका 6th एडिशन होगा कहाँ पर? हनोई, जो कि वियतनाम में ही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ है कि पीएम मोदी एंड भूटान्स फोर्थ किंग ज्वाइंटली इनॉग्रेट काला चक्र एम्पावरमेंट इन थिम्फू। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि अभी जब मैंने बताया था पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि पीएम मोदी जो है वो अभी भूटान गए हुए हैं। और हमें पता होना चाहिए भूटान की कैपिटल क्या है। भूटान की कैपिटल है थिम्फू। ठीक है, तो भूटान में जो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो वहाँ पर एक उनका फेस्टिवल, काइंड ऑफ फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं काला चक्र एम्पावरमेंट। ठीक है, इस काला चक्र एम्पावरमेंट में ये 3 दिन की एक सेरेमनी है। ठीक है, 3 दिन की सेरेमनी है जिसमें काला चक्र एम्पावरमेंट का लिटरल मीनिंग है इंग्लिश में व्हील ऑफ टाइम। ठीक है, काल चक्र एम्पावरमेंट का मतलब है व्हील ऑफ टाइम। ये 3 डे की सेरेमनी है। और इसमें जो तिबेटियन बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं ना, जो लोग तिबेटियन बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, इसमें लोग आपस में ऐसे थॉट्स को पेश करते हैं जिससे गुड थॉट्स को, जिससे एक गुड ह्यूमन बींग बना जा सके, मोर स्पिरिचुअली एम्पावर्ड बना जा सके। ठीक है, ऐसी चीज़ें बताते हैं। तो ये हमें बस इतना पता होना चाहिए कि काला चक्र एम्पावरमेंट एक 3 दिन की सेरेमनी है जिसका लिटरल मीनिंग होता है व्हील ऑफ टाइम। काला चक्र एम्पावरमेंट का मतलब है व्हील ऑफ टाइम। और ये कौन लोग फॉलो करते हैं? टिबेटियन के बुद्धिज़्म, जो टिबेटियन बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें लोग, जो लामा लोग, जो कि मतलब मान सकते हैं जो पंडित लोग होते हैं बुद्धिज़्म वाले, वो आपस में ऐसे विचार, ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसे थॉट्स आपस में इंटरचेंज करते हैं जिससे लोग गुड डीड्स को फॉलो कर सके, एक गुड ह्यूमन बींग बन सके, जो कि विच इज़ मोर स्पिरिचुअल टूवर्ड्स गॉड। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड करंट अफेयर। अब हम चलेंगे अपने थर्ड करंट अफेयर पे। हमारी थर्ड न्यूज़ क्या है आज की? थर्ड न्यूज़ है कि इंडिया 9th अमंग कंट्रीज वर्स्ट हिट बाय क्लाइमेट डिजास्टर इन लास्ट 30 years रिपोर्ट। ठीक है, अब जो एक रिपोर्ट थी वो आई, एक रिपोर्ट का रिजल्ट आया जिसका नाम है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है इसमें ये बताया जाता है कि कितने लोगों की डेथ हुई ड्यू टू क्लाइमेटिक डिजास्टर्स। अब क्लाइमेटिक डिजास्टर क्या थे? क्लाइमेट डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, ये सब आते हैं अंडर क्लाइमेटिक डिजास्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 9th अमंग कंट्रीज, जो कि जिसमें क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हुए हैं लास्ट 30 years में। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जाए ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट को कौन लिखता है? एक बॉर्न बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जर्मन वॉच। ठीक है, ये बनाती हैं इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को, ये जो रिपोर्ट है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अराउंड 3.32 लाख लोगों की डेथ हुई है फ्रॉम 1995 टू 2024, जो कि किसके कारण हुई है? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण। अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मैंने बता दिए कौन से थे: लैंडस्लाइड, फ्लड्स, एक्सट्रीम रेन। ठीक है, इसके साथ साथ सुनामी, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ये सब नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। इसके कारण जिन लोगों की डेथ हुई है उनका नंबर है अराउंड 8.32 लैक्स। ठीक है, फ्रॉम 1995 टू 2024, अराउंड 30 years के अराउंड, जो कि किसके कारण हुए? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। फोर्थ न्यूज़ क्या है? जो कि पिछले 2 दिन की करंट अफेयर से रिलेटेड ही है कि जो हमारी दिल्ली के रेड फोर्ट के पास में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उससे रिलेटेड है कि ड्राइवर डॉक्टर अक्यूज्ड इन ब्लास्ट केस विजिटेड रेड फोर्ट इन जनवरी। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि किसके रिलेटेड ये बात हो रही है। ठीक है, तो उसकी भी एक न्यूज़ आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने दी है कि मैन एट द व्हील इन एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट, उमर नबी, डॉक्टर हु मोटिवेटेड वाइट कॉलर ग्रुप। अच्छा, अब हम सबको पता है कि जो डॉक्टर जैसा प्रोफेशन है ना, हम उसको एक वाइट कॉलर जॉब की तरह देखते हैं। बट लेकिन आज के टाइम पे डॉक्टर को भी हम एक आम नज़रों से नहीं देख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि जैसे जो डॉक्टर, जो कि जिसको हम बहुत अच्छा भगवान के समान जो प्रोफेशन मानते हैं, उसमें भी लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर नबी भट्ट, जो कि पुलवामा के रहने, ओरिजिनली फ्रॉम पुलवामा है, लेकिन अभी फरीदाबाद में अपनी जॉब करते रहे। और ये एक प्रोफेसर भी थे अल फला, एक मिनट, एक यूनिवर्सिटी है अल फला वर्सिटी करके,
उस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे फरीदाबाद में, ठीक है। अल फलाह वर्सिटी जो एक वार्सिटी कोई एक इनकी यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, वहाँ पर ये एज ए प्रोफेसर भी पढ़ाते थे। तो मैं ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर जो उमर नबी भट्ट हैं, जो कि ओरिजिनली फ्रॉम पुलवामा है और वो एक प्रोफेसर भी थे फरीदाबाद में, वो इस जो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें शामिल थे, ठीक है। इसके साथ साथ डॉक्टर अबील मजीद रादर, डॉक्टर शहीन शहीद, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई और एक आमिर रशीद, ये 5 लोगों का नाम सामने आया है, जो कि जो दिल्ली में रेड फोर्ट के जो पास में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि एक इससे एक इंटरनल बात इसमें ये भी थी, जो डॉक्टर उमर नबी भट्ट हैं, वो एक कुछ देर पहले 1 साल के अराउंड पहले वो तुर्की भी गए थे और तुर्की में उनकी मुलाकात हुई जैश-ए-मोहम्मद के लोगों से, और उनके साथ उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि कैसे-कैसे बॉम्ब प्लांट करना है। और इसके साथ से ये भी बात हुई कि वो जो दिल्ली में गए थे, दिल्ली में वो जनवरी के पास में वो दिल्ली के रेड फोर्ट में घूमने भी गए थे। ये रिपोर्ट्स से सामने आया कि वो दिल्ली में जनवरी के आसपास घूमने भी गए थे, और मेरे हिसाब से वहाँ घूमते-घूमते उन्होंने लोकेशन का डिसाइड किया होगा कि कहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, और इसी के मुताबिक ही आगे चीज़ें हुई और ये बॉम्ब ब्लास्ट को उन्होंने किया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 4th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 5th न्यूज़ पे। 5th न्यूज़ क्या है कि ऑल हाई कोर्ट्स शुड अपलोड डिटेल्स ऑफ टाइम टेकन बाय जजेस टू डिलीवर वर्डिक्ट्स सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब हम पता होना चाहिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऑल हाई कोर्ट शुड अपलोड डिटेल्स ऑफ टाइम टेकन बाय जजेस टू डिलीवर वर्डिक्ट्स। अच्छा, इससे पहले ना, इस न्यूज़ से पहले हमें एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, रिजर्व जजमेंट। अच्छा, अब रिजर्व जजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे 2 पार्टीज़ हैं ए एंड बी, उन दोनों ने अपने वकीलों को भेजा, उन दोनों के बीच में जो भी केस चल रहा है उसके बीच में बात हुई, उस केस के जो वो केस चल रहा है उसकी बात होगी, हियरिंग होगी। अब हियरिंग के बाद जो जज है उन्होंने बोला कि कुछ देर वेट करिए, उसके बाद हियरिंग होगी, हियरिंग एंड होगी। हियरिंग के बाद अब जज ने बोल अब जज कुछ टाइम लेता है, जो वो टाइम लेता है उसी को बोलेंगे हम रिजर्व्ड जजमेंट। अब इस रिजर्व जजमेंट में क्या आता है कि रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, जो भी रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो मेनली रिजर्व जजमेंट क्या होता है कि द कोर्ट हैज़ कंप्लीटेड हियरिंग आर्गूमेंट्स बट विल प्रोनाउंस इट्स डिसीजन लेटर, कि जो जज हैं उन्होंने अपनी सारी हियरिंग सुन ली है, जो भी केस रिलेटेड हियरिंग है वो सुन ली है, अपने दोनों पक्षों के आर्गूमेंट सुन लिए हैं, बट लेकिन जो जो उसका रिजल्ट है वो बाद में देंगे, उसका डिसीजन, उसका जो रिजल्ट है वो बाद में अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो यही होता है रिजर्व जजमेंट, ठीक है। तो हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर अब न्यूज़ पे चलते हैं। न्यूज़ क्या बोल रही है? न्यूज़ बोल रही है कि ऑल हाई कोर्ट शुड अपलोड डिटेल्स ऑफ टाइम टेकन बाय जजेस टू डिलीवर वर्डिक्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सभी जो हाई कोर्ट हैं वो उसके जो जजेस हैं वो अपलोड करें अपना डिटेल ऑफ टाइम, उसकी अपनी टाइम की डिटेल्स दें जो कि जजेस ने लिया है, ताकि वो एक केस का रिजल्ट सुना सकें। वो रिजल्ट सुनाने में जितना टाइम लेते हैं उस चीज़ को वो अपलोड करें, ठीक है। लेकिन अगर यही जो मैंने रिजर्व जजमेंट की बात की, अगर वो इतना ज़्यादा टाइम ले लेंगे ना, तो लोगों के जो रिजल्ट, जैसे केस हो चुका है, सारी हियरिंग हो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, उसके रिजल्ट को आने में लोग जो जजेस हैं वो 3-4 साल ले लेते हैं। तो इतने टाइम में उसका रिजल्ट हो डिसाइडेड है, लेकिन अभी वो बस बता नहीं रहे, ठीक है। तो इसी के कारण ना बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़ रहे हैं। और अगर ये रिजर्व जजमेंट को, अगर ये डिटेल्स ऑफ टाइम जो अभी बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी हाई कोर्ट्स में लागू किया जाएगा, जब ये हो जाएगा ना, तो इसके कारण जुडिशियल जो हमारी जुडिशरी है ना, लोगों का उस पर विश्वास उठ जाएगा। जो हमारी जो जुडिशरी है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। साथ साथ जज जो हमारी जुडिशरी है और लोग हैं उसके बीच में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ये जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा रिजर्व जजमेंट, और इससे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आई है, ये हमारा करंट अफेयर था, 5th करंट अफेयर था। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने 6th करंट अफेयर पे। 6th करंट अफेयर क्या कहता है? 6th करंट अफेयर कहता है कि ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंट फॉलिंग इन इंडिया बाय 21% अ ईयर, WHO रिपोर्ट। अब एक खुशी की बात है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वो इंडिया में अराउंड 21% से कम हो रहा है, कि 21% से लोग उससे जो हमारे इंडिया में इसके केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियसली 1 लाख के अराउंड 1 लाख में से 237 लोगों को टीबी होता था, लेकिन वहीं अब की बात की जाए तो 1 लाख में से 187 लोगों को टीबी हो रहा है। तो लेकिन अगर अगर हम 21% से इसको कम कर पा रहे हैं, इंडिया सिर्फ अकेला इंडिया 21% से इसको कम कर पा रहा है, लेकिन वहीं अगर हम वर्ल्ड की बात करी जाए, वर्ल्ड में ये 12% से कम कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है इंडिया वर्ल्ड से भी आगे चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस को कम करने के मामले में इंडिया वर्ल्ड से भी आगे चल रहा है। इंडिया 21% इसको कम कर चुका है, और वहीं जो वर्ल्ड है उसमें से 12% के रेट से ये कम हो रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पे। 7th न्यूज़ है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी। अब जो पाकिस्तान है ना, वो थोड़ा पागल हो चुका है। पागल क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मिलके ना जो उनके जनरल हैं आसिम मुनीर, उनके लिए एक नई पोस्ट लेके आने वाली है, जिसको हम बोल रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस में क्या है कि उनकी जो एयरफोर्स है, उनकी जो आर्मी है, उनकी जो नेवी है, उन सबका एक ही लीडर होगा जो कि होंगे आसिम मुनीर, जिसको उन्होंने जनरल भी बना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा? 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये चाहते हैं कि जो उनका आसिम मुनीर है उसको ये सारी पावर्स दे दी जाए और उसको लीगलाइज्ड इम्यूनिटी दे दी जाए। यही लिखा हुआ है इसके हमारी जो न्यूज़ है, न्यूज़ की मेन आर्टिकल में, कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी। इससे ये हो जाएगा कि आसिम मुनीर की पावर्स बढ़ जाएंगी और डिक्टेटरशिप वाला काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस न्यूज़ में ये भी बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब क्या है? दो तरह, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, ये सब सीन चलता है, लेकिन इसके अलावा एक और बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इस कोर्ट में ये बात होगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामले होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो जाएंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट और सिविल जो हमारा हाई कोर्ट्स हैं उनमें सिर्फ क्रिमिनल और सिविल केसेस चलेंगे। क्रिमिनल केसेस मतलब वही रेप और मर्डर वाले केसेस, और वहीं सिविल केसेस मतलब प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ों से रिलेटेड वाले जो केस होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड और भी लैंड रिलेटेड, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सिविल केसेस में आती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने होमवर्क पे। हमारा होमवर्क है कि इन विच कंट्री डिड इंडिया ऑपरेट द आयनी एयरबेस इट्स ओनली ओवरसीज मिलिट्री एयरबेस बिफोर विड्रॉइंग इन 2022? इसके चार ऑप्शन हैं, ए कजाकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी किर्गिस्तान और डी रशिया। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।